नमस्कार बच्चों, जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं। 8वीं क्लास का जो हमारा हिस्ट्री का 4th चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है आदिवासी, दिक्कू और एक सवर्ण युग की कल्पना। आज हम इसी के निबंधात्मक प्रश्न है वो रीड करेंगे। हमारा प्रश्न है, शिकारी तथा संग्राहक जनजातीय समूह आदिवासी कबीले की जानकारी दीजिए। भिन्न भिन्न जनजातीय समूह भिन्न भिन्न व्यवसायों द्वारा अपनी रोजी रोटी कमाते थे, क्योंकि जो है जंगलों में रहने वाली जनजाति है वो बहुत सारी थी। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की जनजाति हैं वो देखने को मिलती थी। तो भिन्न भिन्न जो जनजाति है वो भिन्न भिन्न व्यवसायों के द्वारा अपनी रोजी रोटी कमाते थे। इनमें से कुछ गोमंतु खेती करते थे, तो कुछ जो है एक जगह टिक कर खेती करते थे। बहुत से कबीले शिकारी तथा संग्राहक थे। शिकारी का मतलब शिकार करना और संग्राहक का मतलब होता है भोजन को इकट्ठा करना। इनका वर्णन इस प्रकार है। शिकारी तथा संग्राहक आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके तथा वन्य उत्पादन को इकट्ठा करके, वन में जो चीज़ होती थी उसको वो इकट्ठा करते थे। फल फूल जड़ी बूटी हैं जो भी है वो इकट्ठा करते थे, करके अपनी आजीविका कमाते थे। वे जंगलों को अपने जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी प्रकार का एक समुदाय था। उड़ीसा जो राज्य है, राजधानी भुवनेश्वर, तो वहाँ के जंगलों में खोंड समुदाय भी जो है इसी प्रकार का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर, क्या बना करके, टोलियाँ बना करके यानी इकट्ठे होकर के शिकार पर निकलते थे, और जो भी उन्हें हाथ लगता था उन्हें वो आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिलने वाले फल और जड़ें हैं वो खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों के तेल का प्रयोग करते थे। महुआ के बीज से जो है शराब भी बनाई जाती थी, तो इनका प्रयोग है वो खाना बनाने के लिए करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वो बहुत सी जो जड़ी बूटियाँ होती थी जंगलों से मिलती थी उनका इस्तेमाल करते थे। वे जंगलों से इकट्ठा किए गए उत्पादकों को स्थानीय बाज़ारों में बेच भी देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े वह चमड़े की रंगाई के लिए, कपड़ा रंगने के लिए और जो चमड़ा है उसको रंगने के लिए कुसुम और पलास के फूलों की ज़रूरत होती थी। कौन से फूल? कपड़ा रंगने के लिए और चमड़े रंगने के लिए पलास और कुसुम के फूल की ज़रूरत होती थी, तो वे खोंड समुदाय के लोगों के पास पहुंच जाते थे। खोंड समुदाय के पास है वो पहुंच जाते थे। खोंड समुदाय कहाँ रहता था? उड़ीसा के जंगलों में। ये जो है चित्र में दिखाया गया है आदिवासियों का। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाजों की ज़रूरत होती थी। जो जंगल से इकट्ठा करते थे तो उन्हें चावल और अन्य चीज़ों की जो ज़रूरत होती थी, कई बार तो चीज़ों को जो चीज़ें उनको चाहिए होती थी उनकी वो अदला बदली भी करके काम चला लेते थे। वे अपनी कीमती वन उत्पादकों के बदले में अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले लेते थे। यानी जो जंगल से जो चीज़ें उनको मिलती थी, जड़ी बूटियाँ, वो जो है दे करके उसके बदले में जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें हैं वो खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर धन राशि का सहारा भी लेना पड़ता था, क्योंकि गरीब थे, थोड़ी बहुत उनके पास पैसे होते थे, तो मुट्ठी भर जो पैसा होता था उनका भी सहारा उनको लेना पड़ता था। इनमें से कई लोग
आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। इन समुदायों में बहुत से लोग ऐसे भी थे जो आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण के कार्यों में नौकरी करता था, सड़क बनाने के कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर भी थे, यानी खेतों में मजदूरी करके भी अपना गुजारा चलाते थे। जब वन उत्पादक कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए जो है अधिक भटकना पड़ता था। वन उत्पादन यानी वन से जो चीज़ें मिलती थी उनमें कमी आ जाती थी मौसम के अनुसार, तो उन्हें मजदूरी के लिए भी भटकना पड़ता था। इनमें से बहुत से समुदाय जैसे कि मध्य भारत में बेगा मजदूरी नहीं करते थे। मध्य भारत में जो बेगा समुदाय है वो मजदूरी नहीं करते थे। बेगा स्वयं को जंगल की संतान मानते थे और केवल जंगल की उपज पर ही जीवित रहते थे। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती समझते थे मजदूरी करना। वे इसलिए मजदूरी नहीं करते थे। जो वस्तुएं आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें पाने के लिए आदिवासियों को व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित रहना पड़ता था। जंगल में जो चीज़ें उपज नहीं होती थी तो उनके लिए जो है व्यापारी और महाजनों को से वो चीज़ खरीदते थे, तो उनके ऊपर वो आश्रित रहते थे। ये व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर के आते थे और भारी कीमत पर जो है चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा देते थे और उनका ब्याज बहुत अधिक होता था। जो महाजन थे वो आदिवासियों को क्या देते थे, कर्जा देते थे और उनका ब्याज भी बहुत अधिक होता था। इस प्रकार बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्जे और गरीबी में धकेल दिया। यही कारण था कि महाजन और व्यापारी को भारी जो है शैतान और अपनी सभी संकटों की जो जड़ है वो आदिवासी मानते थे। तो हमने जो है इस प्रश्न में शिकारी और संग्राहक जनजातियों की जानकारी के बारे में पढ़ा था। चित्र में जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर बेगा समुदाय जो मध्य भारत में थे मजदूरी नहीं करते थे। महाराष्ट्र में बंजारे लोग थे और वन गुज्जर है वो हिमाचल में थे। भील है वो राजस्थान में है। वन गुज्जर यहाँ गुजरात में भी है। गोंड समुदाय जो 7th क्लास में हमने पढ़ा था वो आंध्र प्रदेश में है। संथालों के बारे में हमने पढ़ा है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो इस प्रकार जो है अलग अलग जो समुदाय थे वो अलग अलग भारत के राज्यों में रहते थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न, जानवर पालने वाले और एक जगह टिककर खेती करने वाले जनजाति समूह का वर्णन कीजिए। यानी कुछ जो आदिवासी थे वो क्या करते थे, जानवर पालते थे और कुछ एक जगह टिककर खेती भी करते थे। तो इस प्रश्न में हम पढ़ेंगे कि जो है आदिवासी जो है जानवर पालने वाले और एक जगह टिककर रहने वाले लोगों की स्थिति कैसी थी। जानवर पालने वाले जनजाति समूह, बहुत से आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। बहुत से आदिवासी समूह थे वो जानवर पाल करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। वे चलवासी चरवाहे थे। चलवासी का मतलब होता है वे अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते थे, जो मौसम के अनुसार अपने मवेशियों यानी दूध देने वाले पशुओं को भेड़ों के जो रेवत लेकर यहाँ से वहाँ आते जाते रहते थे। जब एक जगह घास समाप्त हो जाती थी तो वे दूसरे स्थान पर चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वनगुज्जर और तत्कालीन आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग हैं वो गडरिया थे और कश्मीर में जो है बकरवाल बकरी पालते थे। ये थे घुमंतू जो
जानवर पालते थे, अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पशुओं को चराने के लिए ले जाते थे। और जो एक जगह टिककर खेती करते थे उन समुदायों की जानकारी इस प्रकार है। 19वीं शताब्दी से पहले बहुत से जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय एक साल एक ही स्थान पर खेती करते थे। वे हलों का प्रयोग करने लगे थे। धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। अधिकतर समुदायों में छोटा नागपुर, झारखंड के अंदर है छोटा नागपुर, के मुंडा लोगों की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कबीले के सदस्यों को उन मूल निवासियों की संतान मानते थे। कबीले के जो सदस्य थे वो उन मूल निवासियों की संतान मानते थे जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को यहाँ पर साफ किया था। इस आधार पर ही ज़मीन पर सभी का बराबर का अधिकार होता था। फिर भी प्राय ऐसा होता था कि कबीले यानी कुल के लोग दूसरों से अधिक शक्ति जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उसके अनुयायी यानी शिष्य बन जाते थे, उनके पीछे पीछे चलने वाले। जो लोग शक्तिशाली होते थे वे स्वयं खेती करने की बजाय अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। बटाई का मतलब हिस्से पर दे देते थे। ब्रिटिश अधिकारी गोंड और संथाल आदि एक जगह टिककर रहने वाले आदिवासी समुदायों को शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों की तुलना में सभ्य मानते थे। इसका कारण यह था कि जंगलों में रहने वाले जंगली और बर्बर मानते थे। वो जंगलों में जो रहते थे, जंगलों में रहने वालों को वो जंगली और बर्बर मानते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी है। तो ये था एक जगह टिककर रहने वाले समुदाय और पशु पालने वाले जो पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भटकते थे उनके बारे में जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे।